Friends, and welcome back to the DCAS initiative. My name is Swaraj. So today we are going to discuss topics which were in news, that is National Judicial Appointment Commission, State Election Commission, Sedition Law, TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India, then Co-Sector Industries, and the last one is Rozgar Setu. So without wasting time, we will start. So basically नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो 16 अक्टूबर 2015 में 4:1 मेजॉरिटी वर्डिक्ट से सुप्रीम कोर्ट ने ये 99th अमेंडमेंट एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ये दोनों को स्क्रैप कर दिया था दैट इट वाज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट। तो ये वापस न्यूज़ में इसलिए था कि लॉ मिनिस्टर जो है हमारे रविशंकर उन्होंने बोला दैट हाउ कैन अ प्राइम मिनिस्टर cannot be involved in the appointment of the higher level judiciary people like Supreme Court and High Court judges बोल सकते हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसमें क्यों नहीं ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में जो अपॉइंटमेंट के होते थे जुडिशरी में उसमें एग्जीक्यूटिव्स को डाल दिया था, मतलब लॉ मिनिस्टर को ऐड कर दिया था। पहले ऐसे नहीं था, पहले 2015 के पहले सिर्फ जुडिशरी के मेंबर ही जुडिशरी जजेस को अपॉइंट करते थे, बट 2015 के बाद उन्होंने ऐसे बोला, ये बिल अमेंडमेंट के बाद ऐसे बोला कि एग्जीक्यूटिव्स भी इन्वॉल्व होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो देखते हैं ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट के बारे में। तो ये जो कमीशन था इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी इन इंडिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल है इट सॉट टू रिप्लेस कोलेजियम सिस्टम। 1993 में ये कोलेजियम सिस्टम इंडिया में आया था और 2014 में कुछ इसको रिप्लेस कर दिया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट अ न्यू आर्टिकल वाज एडेड, दैट वाज आर्टिकल 124। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल के अंडर ही कंपोजिशन हुआ था किसका, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का। एंड ये जो प्रोसीजर है वो एक्ट के अंडर था, मतलब वो कमीशन कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेगी तो वो एक्ट के अंडर था। सो द बिल प्रोवाइडेड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन फॉर रिकमेंडिंग पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो बेसिकली प्रोसीजर वो एक्ट में था और जो कंपोजिशन है वो आर्टिकल 124 के अंडर था। एंड अकॉर्डिंग टू द बिल एक कमेटी थी जो अपॉइंटमेंट्स करेगी, तो उस कमेटी का जो चेयरमैन था वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाद में 2 अदर सुप्रीम सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज इट्स एक्स ऑफिशियल मेंबर, 2 एमिनेंट पर्सन। और ये जो पर्सन है वो नॉमिनेट किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा, और इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लोकसभा के। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में नहीं है देन सच लीडर ऑफ अपोजिशन दैट इज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रहेंगे। इसमें से इन 2 एमिनेंट पर्सन में से एक जो रहेगा वो एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो सकता है, या तो वुमेन हो सकता है। एक मेंबर कंपलसरी चाहिए था। देन इस एमिनेंट पर्सन का जो पीरियड है वो 3 इयर्स होता था एंड रीनॉमिनेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होते थे। तो बेसिकली ये था न्यूज़ में। देन मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड न्यूज़ दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये बेसिकली न्यूज़ में था क्योंकि रमेश कुमार इनको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हटा दिया था बाय पासिंग ऑर्डिनेंस ऑफ आंध्र प्रदेश पंचायती राज ऑर्डिनेंस, जहाँ पे इनका टेन्योर कम कर दिया गया था 5 इयर्स से लेके 3 इयर्स। तो इनका 3 साल का टर्म खत्म हो गया था, तो इनको रिमूव कर दिया था ऑफिस से। तो इन्होंने ये चैलेंज किया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसी ऑर्डिनेंस को, दैट इज आंध्र प्रदेश पंचायत राज ऑर्डिनेंस एंड कंसेंचुअल गवर्नमेंट ऑर्डर को स्क्वाश कर दिया। एंड रमेश कुमार को उन्होंने वापस इंस्टेट कर दिया। So the power conferred under Article 213 of the Constitution to promulgate an ordinance was not an absolute entrustment but was conditional on satisfaction that the circumstances existed। मतलब बहुत रेयर कंडीशन में तुमको ऑर्डिनेंस क्या करना है, इशू करना है, ठीक है। एंड ये जो ऑर्डिनेंस पास किया था इट वाज वायलेटिंग आर्टिकल 243 दैट उसमें लिखा गया था दैट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है कुड नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड फॉर अ हाई कोर्ट
जज, मतलब इनका रिमूवल जो इट वाज सिमिलर टू हाई कोर्ट जज, बट यहाँ पे ऑर्डिनेंस पास करके उनका टर्म रिड्यूस करके उनको निकाल दिया गया था। सो लेट्स सी अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है बेसिकली कंडक्ट सिलेक्शन फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज इन द स्टेट्स, और इनको अपॉइंट जो है वो करते हैं गवर्नर, याद रखना इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। Then moving next to the next news, that is sedition law. It was in news because यहाँ पे जो है एमएलए है हमारे आसाम के, तो उनको बेल मिल गया था सिडिशन के चार्जेस से। सो बेसिकली सिडिशन जो है वो सेक्शन 124A आईपीसी में मेंशन किया गया है, एंड इसका मीनिंग क्या है, एनी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कुछ भी तुम्हारे ऐसे स्पीचेस है विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या विच इज मतलब वो बहुत ये होगा, क्या बोल सकते हो, हेट्रेड होगा, जो है हेट्रेड क्रिएट कर रहा है पीपल्स के अंदर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एंड ये इलीगल है इंडिया में सिंस 1870। तो हिस्ट्री देखते हैं हम सेडिशन लॉ का। तो ये इंग्लैंड में सबसे पहले 17th सेंचुरी में एनैक्ट किया था। पर्पस वॉज ओनली गुड ओपिनियंस ऑफ द गवर्नमेंट शुड सर्वाइव, मतलब सिर्फ अच्छी चीजें ही तुम गवर्नमेंट के बारे में बोल सकते हो, बुरे चीजें कुछ भी नहीं बोल सकते हो। एंड 1870 में ये इंडिया में अडॉप्ट किया एंड इंसर्ट किया सेक्शन 124A, तो आज भी ये है। सो ब्रिटिश यूज सेडिशन लॉ टू कन्विक्ट एंड सेंटेंस फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट बहुत यूज किया गया था, एंड द फर्स्ट वन वाज बाल गंगाधर तिलक। 1897 में उनको फर्स्ट टाइम इनको जेल हुई थी अंडर सेडिशन लॉ। देन सुप्रीम कोर्ट के व्यूज देखना, 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपील कर दी थी, बट यहाँ पे बोला था बट इट वाज लिमिटेड टू एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, अगर वायलेंस होता है तो ही। और यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर दिया था उन्होंने वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच एंड विगोरस वर्ड्स के बीच में स्ट्रॉन्ग स्पीच चाहिए। बाद में वापस एक बार केस आया था 1995 में, जहाँ पे बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था। उन्होंने बोला ओनली स्लोगन्स कैन नॉट बी ट्रीटेड सेडिशन, तो स्लोगन दे रहे हो अगर तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको तुम सेडिशन नहीं कर सकते हो जब तक कि वो पब्लिक को इवोक नहीं करता है कोई वायलेंस करने के लिए। अगर तुम लोगों ने स्पीच दिया बट वायलेंस नहीं हुआ तो उसको सेडिशन नहीं बोल सकते हो तुम। देन ट्राई वाज इन न्यूज बिकॉज यहाँ पे ट्राई ने एक रेकमेंड दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, हमारे जो मोबाइल नंबर है देखना अभी 10 डिजिट्स है, तो ट्राई ने बोला है कि उसको 13 डिजिट्स करना चाहिए, तो इसलिए ट्राई न्यूज में था। तो ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। It is a regulatory of telecommunication sector in India. It was amended in 2000 and established Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal to take over the disputes function from the TRAI. तो याद रखना ये भी एक बॉडी है जो dispute functions लेती है। Then important functions देखना इनका क्या है, to decide tariffs, interconnections, quality of service, D2H जो तुम्हारा टाटा स्काई और ये सब है, सर्विसेज एंड मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, तो ये सारे फंक्शंस इनके हैं। सो कंपोजिशन देखना, यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और ये अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है फॉर द टर्म ऑफ 3 years और मैक्सिमम 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। सो कोर इंडस्ट्री था बीच में न्यूज में, क्योंकि अप्रैल 2020 में 38% कॉन्ट्रैक्शन था हमारे कोर इंडस्ट्रीज में, जो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ है था। सो दिस इज द सेकेंड स्ट्रेट मंथ इन द नेगेटिव, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा प्रोडक्शन डाउन हो गया था, तो इसलिए फॉल था। मार्च में भी 9% का, बट अप्रैल में देखना वही 38% का फॉल हुआ है। तो देखते हैं कोर इंडस्ट्रीज क्या है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज है बेसिकली, इंक्लूडिंग कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ये टोटल 40% ऑफ द वेट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये ग्रोथ देता है सेक्टर वाइज, इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। तो कितना, कौन से सेक्टर का कितना ग्रोथ हुआ है, अगर वेटेज देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। तो बेसिकली यहाँ पे दिया है मैंने मैप, तो वेटेज के हिसाब से देखना, एग्जाम में पूछ सकते सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन को है, दैट इज 28%। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को है 19.85%,
उसके बाद स्टील प्रोडक्शन को है 17.92%, बाद में कोल प्रोडक्शन को है 10.33%, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को है 8.98%, नेचुरल गैस को है 6.88%, सीमेंट को है 5.37% एंड फर्टिलाइजर्स को है 2.63%। तो ये चार्ट याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द वेटेज। तो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर तुमको पूछ सकते हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट है पेट्रोलियम एंड लास्ट में है फर्टिलाइजर। Then Rozgar Setu scheme has been launched in Madhya Pradesh to secure employment for skilled workers who have returned to the states. So hope you have understood this lecture. If you have any doubt, you can comment below. Thank you.